आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम लोगों ने देखा था कि इफ देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देन इट विल बी ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दे विल बी ऑसिलेटिंग इन सच अ वे दैट इट विल प्रोपगेट थ्रू दैट पॉइंट। अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने तो एक्स एक्सिस में देखिए जैसे इसका प्रोपगेशन हो रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स जेड एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई एक्स एक्सिस, राइट। सो फार हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो डेफिनेटली इट विल ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल और इट विल हैव नो इश्यूज विद दैट or electromagnetic spectrum will consist of different wavelengths of electromagnetic radiation or combinedly they will be constituting the electromagnetic radiation. So each and every wavelength will have its own properties, for example its own wavelength and its own frequency. So there are different terminologies जो हम लोगों ने start किया था. What is amplitude, the distance from the mean position of the highest point or the crest or the trough, और फिर देन वी हैव सीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और कुछ क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड हम लोगों ने देखा था। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्योंकि दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल ऑफ अस दैट द क्लासिकल मैकेनिक्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद द क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ बोलो। सर कैथोड जो डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट था तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो था ना, तो उसमें जो सी पॉइंट में रे जा रहा था तो वो कब जाएगा? वो सी पॉइंट वाला एक बार मैं भी देख लेता हूँ कहाँ है फिगर। हाँ ये फिगर बोल रहा है इसमें। सो ये सी पॉइंट में जो है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड जब होगा तब जाएगा। लेकिन सर मैग्नेटिक फील्ड जब रहेगा तब भी तो ऊपर ही जाना चाहिए। नहीं, वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ इसलिए तो मतलब फोर्स का फॉर्मूला है Q into B क्रॉस B, तो B क्रॉस B करने से नीचे तरफ आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो ऊपर तरफ जाना चाहिए। Q into V क्रॉस B कर रहे हैं आप। हाँ B क्रॉस B। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है क्रॉस B, नहीं नीचे ही आना चाहिए। ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं नीचे ही जाएगा। आपका ए की तरफ कब जाएगा ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करोगे तब आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जो आपका प्लेट है उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसके तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके देखिए ना। और मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, नॉर्थ से साउथ आता है, राइट। तो आप वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं ना, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है। चार्ज देखो, चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग द साइन, ठीक है। तो वो साइन जब आप दे रहे हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट विल ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, और कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे हाँ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहाँ पे it has been said कि there is also a wave nature for electromagnetic radiation as well as particle nature of the electromagnetic radiation. So the wave nature of the electromagnetic radiation can be explained by diffraction and interference, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि एक सनलाइट जो है आपके खिड़कियों से आ रहा है एंड यू आर सिटिंग इनसाइड योर रूम, तो यू कैन सी एट योर विंडोज कि स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
बट द थिंग इज कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि इस पे लाइट जो है वो पड़ना चाहिए और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फिर हमारी आंखों में जब दिखाई देगा तब हम उसे कहेंगे कि हाँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम विंडो वाला केस ले रहे हैं तो विंडो वाले केस में तो लाइट जो है वो बाहर से आ रहा है ना। लाइट जो है आपका बाहर से आ रहा है, यहाँ से लाइट नहीं आ रहा, यहाँ से लाइट नहीं आ रहा है। तो फिर भी हम लोग जो है इस पार्टिकल को देख पा रहे हैं। सो दिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड एज अ थ्योरी इनिशियली कि जो लाइट है दैट लाइट एक्चुअली बेंड्स अराउंड इट। अगर पार्टिकल का जो वेवलेंथ है दैट इज सिमिलर टू दैट इज इन द रेंज ऑफ दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, जो भी वेवलेंथ लाइट का वेवलेंथ होगा और जो पार्टिकल का साइज है उनका ऑर्डर अगर सिमिलर हो तो ये जो है लाइट कैन बेंड। सो दैट इज व्हाट इज डिफ्रैक्शन, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपस में मिलेंगे तो दे विल इंटरफेयर विथ वन अनदर, आइदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इट इज समथिंग लाइक जस्ट लाइक साउंड वेव्स, राइट। कि आपने अगर दो स्टीरियो लगाया हुआ है इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ योर रूम, सो यू कैन हियर, कुछ स्पॉट पे आपको मैक्सिमम सुनाई देगा, कुछ स्पॉट पे आपको मिनिमम जो है साउंड सुनाई देगा। तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज destructive interference respectively. So as like that, sound waves, electromagnetic waves are also interfering with one another. Okay, and the particle nature of the electromagnetic radiation can be explained by four phenomena. First is black body radiation, which is the nature of emission of radiation from hot bodies, and second is photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट हम लोग एक मेटल शीट में डालते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ट्रांसफर वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि ब्लैक बॉडी इज सच अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब एज वेल एज एमिट all types of frequencies of electromagnetic radiation. Okay. Then C is variation of heat capacity of solid as a function of temperature. Normally हम लोगों ने अभी तक जितने भी कैलकुलेशंस किए होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एक्सेप्ट फॉर सम क्वेश्चंस, हम लोगों ने Cp, Cv या फिर C हीट कांस्टेंट जो है वो हम लोगों ने कांस्टेंट लेकर के सॉल्व किया होगा जब भी हम टेम्परेचर जो है कम या फिर ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो वेन एवर वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर वी कीप मोलर कांस्टेंट और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज नॉट अ रियल केस और प्रैक्टिकल केस सिनेरियो। आपका जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है या हीट कैपेसिटी होता है वो दैट चेंजेस फ्रॉम टेम्परेचर टू टेम्परेचर। And the last one and the important one is the line spectra of atoms with a spectral reference to hydrogen. ठीक है, वन बाई वन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्या है। सो दीज फिनोमेना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स। ठीक है, ये जो चारों फिनोमेना हम लोगों ने देखा इसमें डिस्क्रीट अमाउंट्स में ही एनर्जी रिलीज या फिर लॉस हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Okay, so an ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency uniformly is called black body. So black body is a type of ideal body, it does not exist. ठीक है, ये एक तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक इजी तरीका है, क्यों हम लोग सब कुछ आइडियल मान करके कैलकुलेट करते हैं। तो द ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी बट देयर इज नो सच थिंग एज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, and the radiation emits by such a body is called black body radiation. So a black body is in thermal equilibrium with its surrounding. ठीक है, चलो ठीक है, हमारे पास प्रैक्टिकली तो आइडियल बॉडी नहीं हो सकता, लेकिन लेट्स से कि हमने एक मेटल बॉल लिया, आयरन मेटल बॉल, और दैट इज फिल्ड आयरन मेटल बॉल, पूरा कंप्लीटली हॉलो नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। पहले क्या किया हम लोगों ने, सपोज कि हम लोगों ने उसको फ्रीज में रख रखा था, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम था।
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग जाकर के इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, राइट। तो रूम टेम्परेचर पे रखने पे क्या होगा कि यू विल ऑब्जर्व कि स्लोली विथ टाइम इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, और इंक्रीज होते होते इट विल कम इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग टेम्परेचर और द रूम टेम्परेचर, राइट। सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि रूम टेम्परेचर ज़्यादा था और जो मेटल बॉल है उसका टेम्परेचर कम था, so it actually gained energy from the surrounding, the ball I'm talking about the ball, right? So the metal ball actually receives energy or absorbs energy from the surrounding, right? और ये धीरे धीरे जो एनर्जी है, पहले इनिशियली जब टेम्परेचर मान लो कि 4 डिग्री सेल्सियस था या 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। सिमिलरली जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अप टू लेट्स से कि मान लो कि रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये जब 24 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो द रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन जब 24 डिग्री सेल्सियस पे था वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। और स्लोली स्लोली ये जाकर के जो है वो अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कहने का ये मतलब है कि अब एट 25 डिग्री सेल्सियस द मेटल बॉल विल एब्जॉर्ब energy and it will release the same amount of energy which it has absorbed, ठीक है। तो the energy absorbed is equal to the energy released। इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि equilibrium has been reached with the surrounding। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उतना एनर्जी लॉस भी हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कि इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम, राइट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो इट रेडिएट्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स द from the surrounding at any given point of time after the achieving equilibrium, ठीक है। So the amount of light emitted or the amount of light emitted or the intensity of radiation from a black body and its spectral distribution depends on its temperature, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर जैसे जैसे आपका जो है वो इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे जो है आपका द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी जो है वो आपका डिक्रीज करता जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है एक कर्व है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, और ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो है वो प्लॉट किया गया है, ठीक है। सो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो एनर्जी रिलीज्ड या द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वो इंक्रीज हो जाएगा एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। एंड जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी जो है वो आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है इनवर्सली, ठीक है। ये हम लोगों ने आई गेस कि अभी तक देखा नहीं है ये इक्वेशन, बट वी नो दिस इक्वेशन एज HC/λ, ठीक है। सो एज आई सेड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर then the energy absorbed or the energy radiated, which is known as the intensity, right, or the intensity of the electromagnetic radiation, so उसका जो जो electromagnetic radiation release हुआ है at high temperature उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। एनर्जी हम लोग ज़्यादा कब बोलेंगे, जब आपका लैम्डा जो है वो कम हो, राइट। सो यू कैन सी इट इन दिस कर्व कि इंटेंसिटी जो है इनिशियली एज यू आर इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर मान लो कि हमने वही आयरन बॉल ले लिया और एंड वी आर बॉम्बार्डिंग दैट आयरन बॉल विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, right? So as we increase the wavelength, the intensity of the emitted or the intensity of the radiation will first increase, it will reach up to a maximum point and after that it will decrease, ठीक है। और अगर हम लोग इन दोनों टेम्परेचर्स का जो रिलेशन निकालेंगे तो T2 will be greater than T1. The reason for that is, as I said, if you increase the temperature, the energy emitted or the energy radiated will also increase
and thus the lambda will decrease, right? So ये इसके पास जो मैक्सिमा पॉइंट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग देख करके जो है पता कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है आपका, वो टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करेगा, राइट। आप इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप मच मोर डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, इसलिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स आउटर लाइन ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कैसे पता चल रहा है हम लोगों को कि ये पार्टिकल नेचर है लाइट का, ठीक है। सो आई विल गिव यू एन एनालॉजी अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई सेड कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका एनर्जी रेडिएटेड भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट। सो कंसिडर अ सिनेरियो ऑफ अ रिवर डैम, ओके। और रिवर डैम में देर आर गेट्स, और उस गेट्स को जब तक आप ओपन नहीं करोगे तब तक वाटर का फ्लो नहीं हो, राइट। गेट्स आपने जितना ओपन कर रखा है आपका वाटर फ्लो भी उतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो एनालॉजी इसी में ये है कि कंसिडर द गेट्स एट द टेम्परेचर। अगर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब तक टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, ठीक है। टेम्परेचर हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? बाय गिविंग इट एनर्जी, वी आर गिविंग इट एनर्जी, ठीक है। और वो ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर से री एमिट कर दे रहा है अपने हिसाब से, अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। कि जो भी एनर्जी है वो कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया टेम्परेचर इंक्रीज करने में, राइट, और कुछ एनर्जी जो है उसने रेडिएट कर दिया, right? So in a similar way as the particle nature of the water in a river which is going through a dam, right, in a similar way black body radiation suggests कि light or the electromagnetic radiation has a particle nature. Next देखते हैं Planck's quantum theory. Planck's quantum theory जो है it assumes that the radiation could be subdivided into discrete chunks of energy, ठीक है, तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो इसने एक वर्ड रखा क्वांटम, विच इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। सो क्वांटम क्या है? क्वांटम एक तरीके से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, ओके। और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग फोटोन कहेंगे, ठीक है। तो कंसीडर कि जैसे हमारे पास एक वेफर है, वेफर मतलब चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें जो इंडिविजुअल चिप्स है दे आर क्वांटा, ठीक है, और उसका जो पैकेट है, राइट, दैट इज नोन एज फोटॉन्स, राइट। तो ये डिफरेंस है क्वांटा और फोटॉन्स में। तो फोटॉन्स विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटास, राइट। And according to the Planck's quantum theory, he suggested that the energy of a quantum of radiation is proportional to its frequency, ठीक है। क्वांटा का जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे एनर्जी जो रिलेटेड होगा, एंड ही गेव दिस फॉर्मूला एज E is equals to h nu, where h is Planck's quantum Planck's quantum constant या Planck's constant, ठीक है। सो h का वैल्यू जो है वो 6.626 या 6.625 भी ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये ले सकते हैं, ठीक है। सो what he suggested after this equation is that कि the energy can take only one values of the following set, कि वो बस इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, जैसे 0 या h न्यू या फिर 2h न्यू या 3h न्यू या फिर nh न्यू, ठीक है, वेयर n विल डिफाइन द नंबर ऑफ द क्वांटस, है ना। तो यही n जो है आपका फोटॉन्स बनाएगा। आप एक फोटॉन में कितना n है दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी और the content of the photons, right? So those photons will be consisting energy in integral multiple of h nu, ठीक है। So we can actually count the number of quantas in a photon by saying or by giving it the number n, ठीक है। तो the n is representing the number of the quantas of the radiation of or the number of photons, ठीक है। सो जैसे देखते हैं इसी इक्वेशन के बेसिस पे कि टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 AMR हैव सेम नंबर इन द रेशियो। देखो ये क्वेश्चन देखो, चलो देखते हैं। डी आ रहा है नहीं, हाँ 2:3,
ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लो। वेव नंबर है और वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी पर यूनिट क्वांटम। आपको अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन रेज योर हैंड, ओके, और आइदर यू कैन चैट इट, चैट बॉक्स में आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बोल रहे होते हो तो यहाँ तक आवाज़ नहीं आती। क्वांटा इज, अरे ये तो मतलब ऑक्सफोर्ड का क्वेश्चन पूछ दिया आपने मुझे। ऑक्सफोर्ड मेरा मतलब कि क्वांटम्स का कॉम्बिनेशन क्वांटा है या क्वांटा, नहीं, क्वांटा का कॉम्बिनेशन इज क्वांटम। मतलब क्वांटा इज सिंगुलर फॉर्म, क्वांटम इज कॉम्बिनेशन। ये सॉल्यूशन अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो मैं आपको पोल भी दे देता हूँ एक, आप इसमें अपना आंसर देखो सबमिट करके। आई थिंक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा नहीं, बिल्कुल। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वेरी गुड चंद्रचूड़। आप अगर पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप चैट में भी दे सकते हो, ठीक है।
सर ऑप्शन डी। सभी कह रहे हैं ऑप्शन डी? हाँ सर। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो मैं सॉल्यूशन इसका दिखा देता हूँ, देखो एवरेज एनर्जी बोला है तो वी हैव टू एड इट अप एंड डिवाइड इट बाई टू, राइट। एनर्जी वन E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई टू, राइट। सो यहाँ से आपका 1/λ एवरेज आ जाएगा 1/2 इंटू 1/λ1, 1/λ1 प्लस 1/λ2। यहाँ से आपका ऑप्शन बी आ रहा है, तो डी क्यों आ रहा था आप लोगों का? तो बाई 2 करना था। अच्छा, आप लोगों ने जस्ट इसको ऐड कर दिया क्या एनर्जी को? ओके ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे देखो एवरेज लिखा हुआ है ना, एवरेज ऑफ द एनर्जी, राइट। सो एनर्जी जो आपका रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आप लोग डिवाइड बाई 2 नहीं किया होगा इसीलिए नहीं आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में वी हैव टू यूज 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ से आपका जो है वेवलेंथ आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। इफ यू डोंट वांट टू डू कैलकुलेशन जस्ट सी द ऑर्डर ऑफ द आंसर कि 10⁻⁴ क्या आ रहा है, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर। ओके चंचू, ओके वेरी गुड। और लोगों का क्या आ रहा है? अरिजीत, अंकेश, ओके सॉल्व कर रहे हो अभी? यस सर। ओके करो। चंद्रचूड़ और वैभवी, अगर आपका 9th हो गया तो आप 10th देखो, 10th कैसे करना है। ठीक है सर। लाइन का स्लोप है। हाँ सी पंप 10th का, अच्छा 9th का सी आ रहा है ना सबका? ओके चलो।
देखते हैं, इसका सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, एक बार आप भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ओके, वेरी गुड चंद्रचूड़। ऑप्शन सी सी आ रहा है ना? हाँ। वही वेवलेंथ के जो ऑर्डर है उससे देख करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आंसर आप इसमें एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो कि यू कैन यूज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट is equal to 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा आपका नैनोमीटर में होना चाहिए। बहुत बड़ा होगा। बड़ा है क्या? तो 150 वाट मतलब 150 जूल पर सेकंड है ना? पेन करी पर 1 इंच नहीं आ रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बार 6.625 इंटू थ्री करो तो कितना आता है?
ओके भाई, देखा कितना है ये 6.625 इंटू 3। ठीक है चलो, फिर तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 120 आ रहा है सर, 120 आ रहा है, 120। ओके चलो देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 19.875 इंटू 10⁻⁻34 और माइनस 10⁻⁻34 और 8 10⁻8, ये -26 आ जाएगा नहीं, डिवाइडेड बाई क्या निकालना है हम लोगों को। अच्छा पहले एनर्जी निकाल लेते हैं लैम्डा का, उसके बाद देखते हैं। डिवाइडेड बाई लैम्डा विच इज 19,1987.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगा, आई गेस आपका सॉल्यूशन भी होगा, देखो सॉल्यूशन भी होगा, कोई एक डिजिट आना चाहिए, 120 क्यों आ रहा है, 6 आना चाहिए ना। ठीक है, -8 10⁻⁻18 आ जाएगा ये आपका 10⁻⁻, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 10⁻⁻18। कैंसिल 5 2 3 4, हाँ ठीक है। सॉल्यूशन हो गया हो तो देख बताना, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका 600 कुछ ऐसे आ रहा था, चलो ठीक है उतना भी चलेगा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। वी हैव टू सी द नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसमें जैसे आप कह सकते हो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो पार्टिकल नेचर कैसे दिखा रहा है। सो यस, it is considering the electromagnetic radiation as particle, that's why it is talking about the quantums or the quantas, right, or a combination of quantas, right। so जब तक हम लोगों ने जैसे ही n नंबर दे दिया तो that we are defining its number and that number is given for a particle, ठीक है, because you can count those particles, आप waves को थोड़ी count कर सकते हो, आप particles को count कर सकते हो। Then the next is photoelectric effect। photoelectric effect में क्या होता है कि electrons were ejected when the certain metal like cesium या फर्स्ट ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट है, रुबिडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इनको हम लोग अगर लाइट में एक्सपोज करके रखते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
नाउ इसका सेटअप कैसा है ये देख लेते हैं। ये तो काफ़ी मतलब टफ जो है वो दिखाया हुआ है सेटअप। मैं एक आसान सा सेटअप दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, वो जो ऊपर वाला था वो आपके बुक्स में गिवन है। ठीक है, दैट इज सिमिलरली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट सेटअप इज सिमिलर टू दैट ऑफ दिस, कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में हम लोगों ने इंसिडेंट लाइट डाला है, और इंसिडेंट लाइट जो है वो फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये जो फेनोमेना हमारा हो रहा है, वी आर कंसिडरिंग टू बी एट आइडियल कंडीशन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके रिलीज ही होंगे, आपने अगर एनर्जी इसमें इनपुट दिया है तो, या फिर इंसिडेंट लाइट दिया है तो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये होगा। सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि आपने जितना एनर्जी दिया है, मान लो इंसिडेंट लाइट का विच इज़ एच न्यू, और मेटल का एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होता है। दैट वर्क फंक्शन डिफाइंस कि आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कितना है, राइट। तो ऑब्वियसली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा मेटल का, उसका कुछ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से, और उसी अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती। ठीक है, तो वही वही एनर्जी जो है हमने यहाँ पे एच न्यू नॉट के टर्म्स में लिखा है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी या फिर इंसिडेंट लाइट एच न्यू नॉट का डाला है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो बस उनका रिश्ता टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिश्ता न्यूक्लियस से टूट जाएगा, बस इतना ही होगा। लेकिन आपने उस न्यू नॉट से फ्रीक्वेंसी जो है और ज़्यादा ले ली, तो आपने इंसिडेंट लाइट में एनर्जी ज़्यादा होगी। मान लो कि इसकी एनर्जी है 2 जूल्स और इसका एनर्जी आपने 5 जूल दे दिया। ठीक है, तो 5 में से 2 जूल्स जो है वो उसके रिश्ते को तोड़ने में लगा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के रिश्ते को, और बाकी का जो 3 जूल है एनर्जी वो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में लगा है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक आइडियल कंडीशन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया है, कि हो सकता है कि आपने 5 जूल एनर्जी दिया हो और यहाँ पे 2 जूल एनर्जी हो वर्क फंक्शन का, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो पाए विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो रेंज होगा, दैट रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 3 जूल। आपने अगर यहाँ पे 5 जूल दिया है, यहाँ पे रिक्वायर्ड 2 जूल है, तो 5 - 2 3 आता है। तो जो रेंज होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकलने का, एनर्जी, द एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, उसका रेंज होगा 0 to 3। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं 3, which is h nu minus h nu naught, the energy of the incident light and minus the energy of the work of the metal surface, which is known as the work function. Okay, so कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है और एमीटर से कनेक्ट कर रखा है इसको। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर के टकराएगा, देयर विल बी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस एमीटर विल बी डिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से वही कर रहे हैं हम लोग, लाइट जो यहाँ से पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, और लाइट डालने के बाद यहाँ पे जाकर के टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है। सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। ठीक है, सो देयर इज नो टाइम गैप। ऐसा नहीं होगा कि पहले गए हैं, फिर खाना पका रहे हैं, फिर खाना खाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, फूड यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं पक रहा है। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि आपका लाइट जैसे ही पड़ा वैसे ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वहीं पे तुरंत ही जाकर के निकल जाएगा मेटल सरफेस से। देयर विल बी नो टाइम लैप्स। Then the number of electrons ejected is proportional to the intensity or the brightness of the light. Now if I say the intensity or the brightness of the light, it means कि आप कितना ज़्यादा photons उसमें डाल रहे हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होता है या वेवलेंथ से भी रिलेटेड होता है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन लैटर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा फोटॉन्स डालोगे, आपको उतना ही ज़्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, and for each metal there is a characteristics minimum frequency nu naught, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. Right, अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का कम है, तो ये
जो है फिनोमेना नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे थे ना, इसका 2 जूल है, अगर मान लो आपने इसका 1.5 जूल ले लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज यू हैव लेस ऑफ 0.5 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर देन व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी strikes on electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay। ठीक है, जैसे जो मैंने फर्स्ट ये लाइन में बोला था ये वही चीज़ है। ठीक है, सो एनर्जी जो है आपका फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सो दिस इज ऑल्सो सजेस्टिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप व्हाट इज पार्टिकल नेचर एंड व्हाट इज वेव नेचर, अगर हम इसके बारे में एक मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो पार्टिकल नेचर क्या होता है, जैसे आप पूल टेबल खेलते हो, बिलियर्ड्स खेलते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बॉल रखा हुआ रहता है, आप उसको दूसरे बॉल से स्ट्राइक करते हो, या फिर कैरम का जो गेम होता है वो, ठीक है, तो यू स्ट्राइक क्या बोल सकते हैं, दैट बॉल फ्रॉम अ स्ट्राइकर, और वो स्ट्राइकर जाकर के उसको स्ट्राइक करता है और वो अपना मोमेंटम या फिर अपना एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है बाय द वेज ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट होकर के। तो दैट इज द पार्टिकल नेचर। ओके, वेव नेचर क्या है, वेव नेचर में एनर्जी को वन पॉइंट से अदर पॉइंट में जाने के लिए ना पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं चाहिए होता है, राइट। इट इज समथिंग लाइक द रिपल इन द सी और द रिपल इन द पॉन्ड, राइट। आपने एक मान लो कि एक पत्थर फेंका, उस वो जो भी रिपल क्रिएट करेगा वो एनर्जी बस ट्रांसफर हो रहा होगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। सिमिलरली वेव जो है, जैसे आपने एक रोप ले लिया, एक रोप में आपने वेव जनरेट कर दिया, तो यू आर एक्चुअली गिविंग एनर्जी टू दैट रोप एंड द रोप पार्टिकल्स आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर इन दैट डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा होगा वेव। सो वेव में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जो है आपको पार्टिकल्स का मूवमेंट जरूरी नहीं है। सो दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक और चीज है इसमें कि इट हैज बीन assumed in photoelectric effect that one photon can eject only one electron। ऐसा नहीं होगा कि मान लो फोटोन में एनर्जी 10 जूल है, ठीक है, फोटोन में इंसिडेंट लाइट में आपका एनर्जी 10 जूल है और यहाँ पे है आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी 5 जूल्स, राइट। तो अगर एक फोटोन 10 जूल लेकर के आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि दैट फोटोन विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स एनर्जी टू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके पास दिमाग थोड़ी है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इट विल जस्ट कम, वन फोटोन विल इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना भी एनर्जी एक्स्ट्रा आएगा, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। वी हैव फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और नॉर्मली हम लोग ऐसे मेटल्स ले रहे हैं जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो। सो यू कैन सी कि टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ योर पीरियडिक टेबल, और वो भी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर, जैसे सीजियम रूबिडियम हो गया, ठीक है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो जैसे लिथियम देखो, सोडियम, पोटाशियम, जैसे जैसे हम लोग जो है इनका देखते जा रहे हैं वर्क फंक्शन जो है इस तरीके से, ये इनका वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, द क्वेश्चन विल गिव यू द वर्क फंक्शन, ठीक है, दिस इज जस्ट गिवन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कंक्लूजन क्या है इसमें, जैसा कि मैंने बोला, वन इंसिडेंट फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इफ ग्रेटर देन वर्क फंक्शन इसको कह रहे हैं साई नॉट को, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इफ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी मे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ मे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि नहीं करना ही है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट ऑब्जर्व कि जरूरी नहीं है कि इजेक्ट होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा एनर्जी दे दिया तो, ज़्यादा भी एनर्जी है तब भी नहीं हो सकता, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। सो एच न्यू शुड बी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, राइट, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो जो आपका इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है वो या तो ज़्यादा हो या तो इक्वल हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से,
तब जाकर के आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे हैपन, ठीक है, तब हो सकता है. So therefore assuming ideal conditions we can say कि the number of incident photons is equals to number of incident ejected electrons. ठीक है, ये हम लोग जो है ideal condition में मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. So normally ऐसा ही देखा गया है कि number of incident photon is greater than the number of the ejected electron. ये practical way है, but for solving questions we will take the number of incident photon equals to number of ejected electrons. सेकेंड में देखो, इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट, और काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और वेलोसिटी जो भी होगा दैट वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. हम लोगों ने क्या किया, आइडियल कंडीशन माना था, तो वी विल हैव टू कंजर्व एनर्जी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एनर्जी विल बी कंजर्व. हालांकि एनर्जी कंजर्व ही रहेगा, आई एम नॉट सेइंग कि द एनर्जी इज नॉट कंजर्व. आई एम व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बचा हुआ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा भी तो हो सकता है कि हीटअप हो जाए, जैसे कार रखी होती है धूप में बाहर, तो जो भी इंसिडेंट लाइट उसमें आ रहे होते हैं उससे उसकी वजह से जो मेटल सरफेस है वो मेटल सरफेस जो आपका हीटअप हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि मेटल सरफेस विल हीट अप, हम लोग ये बस एज्यूम कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट लाइट आया उसने जितना भी बचा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो दिस h nu is equals to h nu naught plus half mv square, right, where nu is the frequency of the incident photon or nu naught is the threshold frequency, not much here. And nu naught is the threshold frequency, and the other terms have the usual meaning जो भी है h m v. Now let's see certain terminologies that we can use. We can use here photo current, which is represented as I, ठीक है, small I, और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जैसे हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं, दैट्स इट. मतलब फोटो करंट क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से जो करंट है दैट इज फोटो करंट, राइट. तो इसीलिए हम लोग आई क्या बोल रहे हैं, करंट इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट. एंड चार्ज जो है हमारा वो कितना इजेक्ट हुआ है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ होगा मल्टीप्लाइड बाई इट्स चार्ज. सो एन इजेक्टेड ई डिवाइडेड बाई टी, right, where n ejected is the number of photon incident. ये भी ले सकते हैं हम लोग, which is nothing but that is equal to n ejected is equal to the number of ejected electrons, ठीक है, which is also equals to the number of photon incident, और e का वैल्यू वही है और टाइम इन सेकेंड्स. तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि फोटो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है. फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है फोटो करंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंसिटी, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि जैसे मैंने बोला था आपको इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना होता है, बट इन अ वे जो फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है आप उससे भी चेंज कर सकते हो इंटेंसिटी को. सो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, सो एनर्जी हम लोग कितना दे रहे हैं, h nu, which is energy incident, energy of the incident photons, right. तो n h nu divided by a multiplied by t, where a is area, t is time. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम जो है इंटेंसिटी देख रहे हैं कि कैसे चेंज होगा. So what I have done is कि I have taken area to be 1 unit and time to be 1 unit, और उसके बाद मैं इंटेंसिटी को ऐसे देख रहा हूँ कि इंटेंसिटी इज एन एच न्यू, राइट. नाउ यू कैन सी क्लियरली कि इंटेंसिटी कैन बी चेंज बाय टू फैक्टर्स. आइदर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दो या तो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, उससे इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, विच इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी of the incident light या incident radiation. अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कैसे इफेक्ट डालेगा अगर हम सिर्फ इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो, है ना.
So if intensity of incident light is increased by increasing frequency and keeping n constant है, frequency increase कर रहे हैं, right? तो देखो frequency अगर हम लोग increase करते हैं तो photo current क्या होगा, it will remain constant. Okay, just let me check. अगर किसी So Chandrachud, are we having problems because of that video? No, sir. नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देख पा रहे तो बाद में देख लेना श्रुति, that's not an issue. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि केस 1 में जैसे अगर आप फोटो करंट ले, फोटो करंट आई हम लोगों के पास आया था एन इजेक्टेड इनटू ई डिवाइडेड बाय टाइम टी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट. अब नाउ यू कैन सी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फोटो करंट एन इजेक्टेड पे डिपेंड कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देखो ये अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, नहीं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा और फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो दिस वाज द केस 1 जब हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे, राइट. तो कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसा दे देंगे डायरेक्टली कि वही इंटेंसिटी हम लोगों ने इंक्रीज कर दी, राइट. सो आइदर बाय सीइंग द ऑप्शंस और आइदर बाय सीइंग द दीज टू कंडीशंस कि आप इंटेंसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हो, आइदर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर लो या फिर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इंक्रीज करो. आपको दोनों तरीके से जो है वो आंसर देख करके करना पड़ेगा, ठीक है. कि अगर हमने मान लो कि हम लोगों ने n चेंज किया तो क्या होगा, अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, चलो नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, हम लोग n चेंज करते हैं विच इज नंबर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो अगर हम लोगों ने इंटेंसिटी मान लो कि इंक्रीज की है बाय इंक्रीजिंग n एंड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं हुआ. सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट. फोटो करंट पे क्या होगा, फोटो करंट जो है दैट विल इंक्रीज क्योंकि आपने n इंक्रीज किया है ना. तो नंबर अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा. तो ये 2 पॉइंट्स है, इसको मार्कआउट कर लेते हैं हम लोग. किसी को डाउट है अभी तक में तो बताओ किसी भी पॉइंट में. कौन सा पार्ट, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया है. अच्छा, इंटेंसिटी देखो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है. जो भी हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो वाला एनर्जी, ठीक है. तो आप एनर्जी कितना दे रहे हो मेटल सरफेस में, एच न्यू दे रहे हो, राइट. और प्रिसाइजली बोले तो एन एच न्यू दे रहे हैं, है ना, और डिवाइडेड बाय एरिया और टाइम. तो एरिया और टाइम क्या कर रहे हैं कि मैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसे तो डिफाइन करते हैं हम लोग,
है ना। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर ले लिया तो इंटेंसिटी जो है आपका वो ये आ जाएगा NH। ठीक है, और बाकी ये तो है ही डेफिनेशन। ठीक है, सो अब मैं ये, आप यहाँ देखो इंटेंसिटी आप कैसे चेंज कर सकते हो इस, H तो कांस्टेंट है, राइट। तो आइदर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दो या तो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, है ना। दो तरीके हैं। तो जब भी इंटेंसिटी इंक्रीज करने की बात की जाएगी या इंटेंसिटी के बारे में बोला जाएगा तो दोनों दोनों तरीकों से हम लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं ऊपर दिखा देता हूँ जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, है ना। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं या हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी कहने का मतलब है अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड से रिलेट कर रहा हूँ इंटेंसिटी को, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटेंसिटी में नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे ये सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। क्या सर जो एक सवाल है कि इंटेंसिटी मतलब फोटो करंट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा अगर इंटेंसिटी बढ़ा है, तो उसमें थोड़ा डाउट है। तो ये केसेस जो है अभी तो यही देख रहे हैं हम लोग, यही केस तो देख रहे हैं, है ना, कि क्या होगा। तो ये आपको दोनों केसेस लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखो जैसे आपको फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो फोटो करंट काइनेटिक एनर्जी है दैट इज h nu माइनस h nu नॉट, और आपका जो फोटो करंट है दैट इज n ejected into E divided by T। ठीक है, तब यही जो मैं दो केसेस में बता रहा हूँ कि अगर आपका जो फोटो करंट है, आपने मान लो इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने में पहले हम लोगों ने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करके इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो फोटो करंट का क्या होगा इसमें, क्या है केस वन में, केस वन में हम लोगों ने ले लिया फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और n जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फोटो करंट में क्या होगा बताओ। फोटो करंट सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। वही सेकंड केस ले लेते हैं। हाँ सर फिजिक्स में क्लास 12 में जब था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट, तो उसमें बोला गया था कि दो केस है, एक इंटेंसिटी बढ़ा हुआ लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, और एक बार फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे इंटेंसिटी कांस्टेंट है। सर एक्चुअली फिजिक्स में इंटेंसिटी बताया गया था, वो एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स ओनली उसी में लिमिटेड था वो, मतलब क्लास 12 का फिजिक्स में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था हम लोगों के सिलेबस में, उसमें एक केस बनाया गया था कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और एक बार इंटेंसिटी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ऐसे दो केस थे, मतलब इनका जो फैक्टर है उसको इंटेंसिटी बोला गया था। यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था ना कि एन एच न्यू, ऐसा नहीं था वहाँ पर। ठीक है, उसका जो क्लास 12 में आपका जो कंटेंट है ना
वो जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट एक बार मुझे स्नैपशॉट ले करके उसको भेज देना मुझे, ठीक है? अच्छा मैं देखता हूँ उसको इस क्या है और उसके हिसाब से फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो मैं भी एक बार देखता हूँ कि क्या कंटेंट है, मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है? चलो, तो ये क्लियर है, दोनों केसेस आपको क्लियर है कि एन और न्यू पे कैसे चेंज होगा? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। इसका देखो, तो फ्रीक्वेंसी सी ऑप्शन है। हाँ, सी ऑप्शन आ रहा है नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। फिर ऑप्शन बी आएगा नहीं? चलो इसमें तो पोल देने की जरूरत ही नहीं है फिर। देख लो, द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ मेटल surface having one function h, the photoelectric ability. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। किसी को कोई कहीं डाउट रहेगा तो बताना, मैं रुक जाऊंगा वहां, ठीक है? फिर ऑप्शन बी। हाँ सर, ऑप्शन बी। वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दैट विल बी अ रेंज, ओके? जीरो से लेकर के एच न्यू माइनस न्यू नॉट तक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सबका आ रहा है भाई? 1.51 ऑप्शन है। थोड़ा टाइम और दे देते हैं और भी लोग सॉल्व करें। अगर आपका हो गया तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, पोल को मैं हटा रहा हूँ।
15 हो गया सबसे या नहीं? 15 में वैसे ही करेंगे हम लोग 1240 डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर से एनर्जी आ जाएगा, दैट इज द इंसिडेंट लाइट, और वर्क फंक्शन इज जो है 1.68 आई थिंक वर्क फंक्शन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा 1.41 आ रहा है इसका, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन में भी देख लेता हूँ क्या क्या है कैलकुलेशन। 1240 डिवाइड बाई 400 ना, ये कितना आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 3.1 आ जाएगा ना, 3.1 और माइनस 3.1 माइनस 1.68 वहाँ से 16 देख 16 का तो ऑप्शन डी आ रहा है। डी आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं आ रहा है 15 का, 15 का ये नहीं आ रहा है, डी आ रहा है 3.1 माइनस कितना, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा बताओ, 3.1 माइनस 1.68 ठीक है 1.42 ठीक है इसलिए डी आ रहा है। 16 का दिखा देते हैं, डी आ रहा है 16 का डी 16 का डी आ रहा है, ओके देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 16 का देखो बी आ रहा है, इसका सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ एक बार, देखो ठीक है चलो देखो, जैसे वी हैव a क्वेश्चन कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेल, द फास्टेस्ट emitted electron has a speed v, if the wavelength is changed to 3 by 4 lambda the speed of the fastest emitted electron will be, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है कुछ रिलेशंस, तो देखो जैसे अगर मान लो कि हम लोगों ने लैम्डा दिया था तो उस टाइम में हमारे पास एनर्जी मान लेते हैं E1 है विच इज हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, यहाँ से E2 क्या आएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर, और लैम्डा उस टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे थे 3/4 लैम्डा राइट माइनस 5। तो अब हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है ताकि हमें जो है इसका जो वैल्यू है वो पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें मैं एक मैनिपुलेशन कर रहा हूँ कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो आपका E2 है दैट इज ग्रेटर देन 4/3 ऑफ E1, 4/3 ऑफ E1 अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 4/3 एच सी बाई लैम्डा माइनस 4/3 5, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली मतलब 5 का कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब E2 का है ना ज़्यादा हो रहा है, माइनस 4/3 एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ये आपका E2 है, ठीक है। तो इससे तो जो चीज़ माइनस हो रहा है, ये वाला जो पार्ट माइनस हो रहा है वो ज़्यादा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि E2 इज ग्रेटर देन 4/3
पार्ट ऑफ E1। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है E1 और E2 का, वो उससे आपका वेलोसिटी का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये इसी इसी रिलेशन से जो है आपका वैल्यू आ गया ये। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। वैसे IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कोई एक चीज से निकालो, लैम्डा लैम्डा नॉट ही निकाल लो, उससे वी नॉट तो आ जाएगा। तो न्यू नॉट निकालने की जो जरूरत नहीं है, आइदर न्यू नॉट निकाल लो या लैम्डा नॉट निकाल लो, कोई एक चीज निकालो।
निकालना है? नहीं, न्यू नॉट तो आपका जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वो हर्ज में आएगा। और काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ ठीक है। सो अगर आपको निकालना है तो या तो वर्क फंक्शन निकाल लो पहले, वर्क फंक्शन अगर आ जाता है तो फिर वहाँ से न्यू नॉट भी आ जाएगा या फिर लैम्डा नॉट भी आ जाएगा। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2610.9 एंगस्ट्रॉम। 261, चलो देखते हैं। टू सिक्स वन 2.5 एंगस्ट्रॉम लैम्डा नॉट आ रहा है नहीं? हाँ सर। और न्यू नॉट सी बाय लैम्डा नॉट। हाँ आपका जो भी आया हुआ आंसर दैट इज आई थिंक क्लोज टू दिस नंबर कि 26 समथिंग है ना? यही आ रहा है ना? चलो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सब लोगों का हुआ? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। सो जो हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका जो है वो किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू जूल पर एटम, फिर जाकर के आप जो है वहाँ से थ्रेशोल्ड जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी नहीं दे रहा, ये आप घर पे कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है इसमें? कोई बता सकता है प्रोसेस? मैं बता दूं प्रोसेस कैसे करना है? ट्राई करोगे? करो। नंबर का वैल्यू क्या था? किसका वैल्यू? एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो का नंबर का वैल्यू था 6.2 into 10 raised to the power 23। तो 6.626 into 10 to the power 14 hertz।
So I am only concerned about the process कि आपको अगर process समझ में आ रहा है तो then you can do that. So what we are going to do here कि हम पहले 250 किलो जूल पर मोल को 250 जूल पर एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद जो है उसको hc by lambda से या फिर h न्यू से जो है वो इक्वेट कर देते हैं, वहां से हमारे पास जो न्यू का वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से इतना आ जाएगा. हाँ सर ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि वो फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड तरीके से यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर जल्दी करना है तो, कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्स्ट वाला कर लो, बाकी का मैं बताता हूँ आपको, है ना. तो ये इसका फास्टेस्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और स्लोएस्ट का जो है वो 0 हो जाएगा बिकॉज द रेंज इज फ्रॉम, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका जो है वो 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है. और कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? सो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कैसे आ जाएगा? कट ऑफ वेवलेंथ वर्क फंक्शन, हाँ वहां से आपका जो है कट ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा. तो ये आपका जो है वैल्यूज आ जाएगा. सो एक नई चीज हम लोगों ने देखी यहाँ पे कि कट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है. कट ऑफ वेवलेंथ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके, above which the photoelectric effect cannot below which the photoelectric effect cannot be observed, that is the cutoff wavelength. स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? इसको V नॉट या फिर Vs से डिफाइन करते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है कि जितना पोटेंशियल हम लोग दें, प्रोवाइड करें कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, है ना. तो ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉनिक EVs या फिर E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज एनर्जी, राइट, एनर्जी इज QV. तो हम लोग यही कर रहे हैं, Q इंटू V इज इक्वल्स टू Ke max विच इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट. यहाँ से हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा h बाई ई वी माइनस h बाई ई वी नॉट, ठीक है. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है आपका, क्योंकि ये वर्क फंक्शन जो है वो या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा किसी मेटल के लिए. तो अब न्यू पे चेंज करेगा, और वो भी कैसे चेंज कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे चेंज कर रहा है विच इज y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी, राइट. तो जैसे अगर आप लोग कुछ ग्राफ्स यहाँ पे दिया हुआ है, किस किस तरीके का ग्राफ्स होता है, आई गेस कि आप लोगों को ये ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन माय पॉइंट इज कि अगर आप ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहे हो तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी का कर्व है, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसे हो जाएगा? तो वी नो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है. तो ये दिस इज नथिंग बट दैट इज y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी, जहाँ पे m जो है वो आपका स्लोप है which is equal to tan theta which is equals to h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे स्लोप आप देख सकते हो कि हमारे पास जो स्लोप है वो h है, और इसमें जो c होगा दैट विल बी h न्यू नॉट.
और वो भी नेगेटिव वैल्यू में होगा C, है ना। तो ये इंटरसेप्ट जो है वो आपका y एक्सिस में -h/μ0 पे हो रहा है इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर हम लोग जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देखें तो ये इसका इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से जो आपका स्लोप है वो स्लोप आ जाएगा h/e, है ना। और जो इंटरसेप्ट है दैट इंटरसेप्ट इज -h/e/μ0, ये वाला इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा। फिर जैसे हम लोग ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस आई भी देख सकते हैं। फोटो करंट का जो इक्वेशन था I, दैट वाज n इजेक्टेड इनटू E डिवाइडेड बाय T, ठीक है। सो इंसिडेंट या फिर इंटेंसिटी का कर रहे हैं, क्या किसका कर रहे हैं, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो फोटो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा फोटो करंट, ठीक है। ये देखो जैसे आई, इसको हमने I1 बोल दिया, I2 बोल दिया और I3 बोल दिया, विच इज द इंटेंसिटीज I1 I2 एंड I3, और ये इसका रिलेशन होगा I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पे। तो अगर फोटो करंट ज़्यादा है, ठीक है, देखो जैसे फोटो करंट ज़्यादा है, I1 के लिए फोटो करंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि n इजेक्टेड ज़्यादा होगा तभी फोटो करंट ज़्यादा हुआ है। तो अगर n इजेक्टेड ज़्यादा हुआ है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, intensity is nhν, right। सिमिलरली I2 भी ऐसे ही देख सकते हो आपकी, इसका इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इजेक्टेड जो है वो कम है इन केस इन कंपैरिजन टू I1। फिर I2 I3 के लिए भी जो है वो सबसे कम होगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रिलेशन I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। एक बार आप खुद से देख लो ये कर्व्स कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन से इक्वेशन से। मैं इसमें इक्वेशन भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। हो गया या फिर क्या कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, किसी कर्व में चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जैसे, ऑप्शन है, ऑप्शन बाकी का क्या 20 का क्या आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है, सारे के सारे इनकरेक्ट है। डी बोल रहे थे या बी बोल रहे थे, डी। चलो ये तो लगता है डिस्कस करना पड़ेगा। चलो काइनेटिक एनर्जी जैसे बोल रहे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, not depend upon the wavelength of the incident radiation. Photocurrent depends on intensity of the incident radiation, not on frequency. Stopping potential depends on frequency of the radiation, not on intensity.
अच्छा आई गेस इसमें जो है वो करेक्ट आंसर जो है उसमें सेलेक्ट कर दिया है ना? नहीं फोटो, सी ऑप्शन भी तो राइट है। नहीं सी ऑप्शन राइट नहीं है। सी ऑप्शन में देखो जैसे बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, दैट इज करेक्ट अप टू दैट पार्ट, लेकिन इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि इंटेंसिटी आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से भी और एन से भी। अच्छा ये फीचर हो जाएगा। हाँ, तो इसके आई थिंक इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा होगा, आई थिंक क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला वाला तो रॉन्ग है डेफिनेटली कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड, सॉरी इनकरेक्ट है, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। देखो अब यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो हम फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रहे, तो हम नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स का जो है वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड तो करता नहीं है। तो इंटेंसिटी पे ऐसे ही डिपेंड करेगा कि जब आप एन चेंज करोगे तो आपका फोटो करंट भी चेंज होगा। Then stopping potential depends on the frequency, that is all right but not on intensity, ये गलत है because frequency और ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि सर इंटेंसिटी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी तो मेंशन कर दिया ना, हमने एक ही स्टेटमेंट में बोल दिया कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं फ्रीक्वेंसी ले ही नहीं रहा, अब मैं क्या लूंगा इंटेंसिटी में एन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ मेकिंग इट क्लियर कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन से ले रहे हैं, नथिंग एल्स, फ्रीक्वेंसी नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में चलो ये करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखो। नोट दिस आ रहा है। हाँ नहीं कैलकुलेशन देखो, चेक करो, वन ऑफ दीज तो नहीं आएगा, सबका नन ऑफ दीज आ रहा है क्या? बड़ा आराम से देखो। ऑप्शन सी आ रहा है।
तो यहाँ पे आप लोगों ने दो इक्वेशन बनाया होगा और दो इक्वेशन में कौन कौन सा है देखो, जैसे एक आएगा 1 = h c/λ माइनस ओमेगा नॉट। माइनस, हाँ, साई नॉट या ओमेगा नॉट जो भी है, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन आएगा, 1 = hc/λ माइनस साई एंड 4 = hc/λ/3 माइनस साई। तो यहाँ से हम लोगों को साई का वैल्यू निकालना है, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस इक्वेशन को, तो यहाँ से जो आपका साई का वैल्यू है वो 0.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ऑप्शन ए आ रहा है नहीं, ठीक है। रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ के मैक्स वर्सेस वी, अच्छा ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी। सी फॉर कैलकाटा, राइट? यस। किसी को किसी में डाउट है तो बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 नहीं, तो लास्ट वाला ग्राफ कैसे बता दीजिए। ये लास्ट वाला ग्राफ ना, यस। ठीक। देखो जैसे फोटो करंट हम लोगों ने लिखा, तो फोटो करंट का एक बार हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। I is equal to N ejected into E divided by T, ठीक है। सो इट मीन्स कि इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट लाइन, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ा लो या घटा लो,
फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, फोटो करंट का यही वैल्यू है ना। तो मैंने 3 ग्राफ्स जो है वो प्लॉट किए एट डिफरेंट इंटेंसिटी, राइट। तो जैसे अब I1 के बारे में बात करें, मान लो ये I1 है, ये एक इंटेंसिटी पे प्लॉट किया हम लोगों ने, ठीक है। और इसमें हम लोग इंटेंसिटी कैसे प्लॉट कर रहे हैं, इंटेंसिटी में भी हम लोग n जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी देखो चेंज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है और इंटेंसिटी भी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, राइट। तो डेफिनेटली इसमें n कांस्टेंट है, अगर n कांस्टेंट नहीं होता, मान लो कि n भी बढ़ रहा होता और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा होता, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता कर्व, ये कुछ और जा रहा होता है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर n पे हम लोगों ने इंटेंसिटी को प्लॉट किया है सबका, राइट। अब इसमें देखना है कि हम लोगों को कि n1 ज्यादा है या n2 ज्यादा है या n3 ज्यादा है, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू। तो I1 देखते हैं, इंटेंसिटी I1 ये ज्यादा फोटो करंट वाला है, फोटो करंट इस पॉइंट पे ज्यादा है ना। इस पॉइंट पे अगर फोटो करंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका n भी ज्यादा होगा, जो कि कांस्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस पूरे कर्व में मैं n चेंज कर रहा हूं, मैं एक वैल्यू रख दिया मैंने n का, मान लो कि वैल्यू मैंने इसका n का रख दिया यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पे n का क्या वैल्यू होगा, फोटो करंट कम है ऊपर से तो इसका n का वैल्यू कम होगा, मान लो कि ये 80 है और यहाँ पे n इक्वल्स टू 50 है, तो इसी बेसिस पे मैं इंटेंसिटी जो है वो मेजर कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी आपका n पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जिसका n ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे दिख रहा है आपको कि फ्रीक्वेंसी में जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी तो बढ़ रहा है, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ना भी चाहिए अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो, लेकिन n पे कैसे डिपेंड करेगा, या फिर I1 I2 I3 को हम लोग कैसे जज करेंगे कि इनका रिलेशन क्या है, तो वो n से जज होगा, क्योंकि क्या बोल रहे हो। लेकिन अगर इंटेंसिटी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा फिर, बढ़ रहा है देखो। हाँ तो फोटो करंट तो सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं होना चाहिए था। नहीं फोटो करंट तो स्ट्रेट लाइन होगा ना देखो कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करो, सोचो अपने खुद से कि ये आपका जो है वो फोटो करंट का ये इक्वेशन है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर आ रहा है क्या, हम लोग तो अल्टीमेटली प्लॉट क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लॉट कर रहे हैं फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये कर्व तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पे रहेगा ना, और ये जो देखो ये इंटेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हमने एक कांस्टेंट इंटेंसिटी पे प्लॉट किया है इसको, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। इसमें I1 सेम है, I2 या फिर इंटेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, इसमें भी इंटेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। इसको ऐसे देखो, अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो एक एनालॉजी में दे सकता हूँ, गैसेस स्टेट में जाकर के कभी पीवी का कर्व देखना, है ना। तो पीवी का कर्व जब आप देखोगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग कि चलो मैंने एक कांस्टेंट इंटेंसिटी पे ये सब जो लाइन है ये प्लॉट किया है, ठीक है, कांस्टेंट इंटेंसिटी। तो वी नो कि आपका जो फ्रीक्वेंसी पे जो है वो फोटो करंट वो डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो ये फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा, ये जब हम लोग इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ, फिर इसको भी एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ, इसको भी एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। हाँ 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 ज्यादा ज्यादा अच्छा रहता, वो भी सही है, ये भी सही होता। तो इसको हम लोग N1 N2 और N3 कर देते हैं, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे हम लोग ये कह सकते हैं ना कि N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N2, राइट। अब अगर मैं इसके बेसिस पे इंटेंसिटी का ऑर्डर निकालूं तो फिर क्या होगा? I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, नहीं? So ultimately यही होना चाहिए ना, right? So that's why this is happening. ये इंटेंसिटी का ऑर्डर है, ये N1 N2 N3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आप लोगों में से किसी ने पहले पढ़ाई करी थी जेई के लिए कहीं से? एनीवेयर एल्स? फिजी में कोई था? नो सर, नो सर। दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ओके। और आप लोगों का एक मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ जो कि इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एक है ग्रास्प करके, ठीक है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लगता है और एक फ़ोन नंबर लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सब इनपुट डाल दोगे तो लॉगिन हो जाएगा, उससे आप लोगों को पैकेजेस जो है एक्सेस करने में हेल्प होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर कोई इशू आता है तो मुझे बताना, मैं फिर पूछ के बताऊंगा, बिकॉज आई हैवंट लॉग इन दिस एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ठीक है। यू कैन ओनली डू दैट, ऑलराइट। तो आप एक बार डाल के देखो, अगर कोई इशू आता है तो मुझे कांटेक्ट करो, आई विल फॉरवर्ड इट आउट टू समवन हु कैन लुक इनटू इट। और बाकी आप इसको अभी डाउनलोड करके देख सकते हो क्या क्या है इसमें। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ सर, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्वांटम इनका टाइम मिलेगा कर दीजिएगा तो अच्छा होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाँ, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन। So, two things in the definition, it is saying that an ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies uniformly. यहाँ यूनिफॉर्मली मतलब क्या बोलना? यूनिफॉर्मली का मतलब है जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल बॉल लिया था जैसे हम लोगों ने, तो यूनिफॉर्मली का ये मतलब नहीं होना, ये मतलब है कि ईच एंड एवरी डायरेक्शन से जो है वो आपका रेडिएशन एमिट कर पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिफॉर्मिटी रहे उस बॉडी में और वो बॉडी किसी एक साइड से या किसी एक पॉइंट से जो है वो एमिट नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो सारे डायरेक्शन से ऑल फ्रीक्वेंसीज कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, दैट इज व्हाट इज यूनिफॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं कहीं से भी उस पूरे स्फेयर में कहीं से भी एक सरफेस एरिया उठा लूँ 1 यूनिट का, मान लो कि 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर मैंने एक 1 यूनिट ऑफ एरिया उठा लिया, तो सबसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उस एनर्जी रिलीज का जो फ्लक्स है वो सेम रहना चाहिए। फ्लक्स का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज फ्लक्स, या फ्लो पर यूनिट एरिया, दैट इज फ्लक्स। तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए सबके लिए, या फिर आप इसको यूनिफॉर्मली की जगह आप इसमें होमोजेनियस भी कह सकते हो कि एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज एमिटेड होमोजेनियसली। तो उसमें इंसिडेंट टोटल रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना? हाँ, कोई किसी भी फ्रीक्वेंसी का वो हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम गामा टू योर रेडियो वेव्स। ओके, और सर ये जो पार्टिकल नेचर है उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक बार रिपीट कर देंगे सर? मैंने इसको एक एनालॉजी दिया था कि आप इसमें एक डैम की तरह इसको देखो, रिवर डैम जो है, तो कंसिडर द वाटर एज एनर्जी एंड कंसिडर द गेट्स ऑफ द डैम एज अ टेम्परेचर। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो है
वो आपका एनर्जी फ्लो भी है वो इंक्रीज होता जाएगा. सो इट इज समथिंग टू दैट ऑफ दैट, मतलब दैट ऑफ विद एनालॉजी कि आप जैसे रिवर में जो फ्लो हो रहा है आपका एनर्जी, वो एनर्जी एक तरीके से पार्टिकल, रिवर का जो वाटर है दैट इज पार्टिकल, नथिंग एल्स. ठीक है. और अदरवाइज अब इसको एक और तरीके से देख सकते हो कि ब्लैक बॉडी में जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है दैट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज, लाइक, है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है. तो इसीलिए वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है. Yes, exactly. बाकी आपको किसी को आई थिंक इसमें डाउट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप एक बार इसको पढ़ के देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर देन आई विल टॉक अबाउट इट. यू कैन आल्सो टेक हेल्प ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर बुक. आई गेस कि मोस्टली इसमें जो मैंने उठाया कंटेंट वो एनसीईआरटी का, बट देयर आर सम अदर कंटेंट्स एज वेल. लेकिन आप एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ सकते हो. ठीक है. उसमें भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है. अगर नहीं समझ में आता है तो देन विल टॉक अबाउट इट. और आप एस सी वर्मा भी देख सकते हो. एस सी वर्मा भी मे बी आपको मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है. ठीक है. ओके. चलो, अगर नहीं डाउट नहीं है तो दैट्स ग्रेट. तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं. नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम. ओके, बाय बाय.